छोटी सोच वाले लोग अनफॉर्चुनेटली मेरे आसपास थे। बचपन की वो बातें आज तक मैं दिल खोल के उनको बता नहीं पाई कि मैं क्या फील करती थी। मेरे पड़ोसियों के घर में एक तहखाना होता था, मुझे टांगों से पकड़ के उसमें लटका दिया जाता था। घर में रोटियां भी मुझसे बनवाई जाती थी और बाद में ये कह के पीटा जाता था कि रोटी मोटी क्यों बनी है। उस टाइम मन में ठाना कि चाहे छोटा चाहे बड़ा, एक स्टेप तो लूंगी, कुछ ना कुछ तो करूंगी, आगे बढ़ के जरूर दिखाऊंगी। मेरा नाम है ममता सचदेवा। मैं मोगा पंजाब से हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, आपको पता है मैंने इंटरनेशनल एयरलाइन में 14 साल से ज़्यादा काम किया है एज अ कैबिन मैनेजर। आज मैं एक यूट्यूबर और एक इन्फ्लुएंसर हूँ। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और बहुत ढेरों सारा प्यार देते हैं, लेकिन मेरी कुछ एक लाइफ की ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो आज तक मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की हैं और आज मैं आपको अपनी इस जर्नी में अपने साथ लेके चलना चाहती हूँ। तो शुरुआत करते हैं। मैं पैदा हुई मोगा के छोटे से शहर में, जहां छोटी सोच वाले लोग अनफॉर्चुनेटली मेरे आसपास थे। मेरे परिवार में मेरे माँ बाप जब से मैंने आंखें खोली बहुत लड़ते झगड़ते थे। उनकी लड़ाई झगड़े इतने हद तक बढ़ जाते थे कि वो कभी कभी ये भूल जाते थे कि उनके 4 बच्चे भी हैं। उन 4 बच्चों में 3 बेटे थे और अनफॉर्चुनेटली मैं एक बेटी थी जिसको कभी इज्जत प्यार मोहब्बत कुछ मिला ही नहीं। हमेशा लोगों को ये कह के इंट्रोड्यूस कराया जाता था कि ये हमारे लिए लकी नहीं है। जब से ये हमारे घर में पैदा हुई है, हमारे घर में बहुत ही ग्रह जो क्लेश है वो रहता है, बहुत परेशानियां रहती हैं, हमारे बिजनेस जो है वो बंद हो गए हैं। तो हर चीज़ का जो घर में खराब हो रहा है उसका जो श्रेय है वो ममता सचदेवा के नाम पे चढ़ा दिया जाता था। बचपन से छोटी सी उम्र से ही एक छोटे से बच्चे का दिल भी इतना छोटा सा और मोम होता है, उसको बिल्कुल पिघला दिया जाता था ये कह के कि ये हमारे लिए लकी नहीं है, ये हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आई है। आस पड़ोस वाले रिश्तेदार हर एक मुझे ताने मारते थे कि ये काली है, इसकी शादी है कभी नहीं होगी, ये आपके लिए कुछ नहीं है। बहन जी आप तो इतने गोरे हैं, ये काली है, ये तो आपकी बेटी लगती नहीं है। तो मेरी माँ इस चिढ़ से मुझे अपने साथ बाजार भी ले जाना पसंद नहीं करती थी। इसी से जुड़ा हुआ एक और इंसिडेंट मुझे याद आता है कि माँ बाप की फ्रस्ट्रेशन और लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ते थे कि वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालने के लिए कभी कभी मेरी मदर अपने पड़ोसियों के घर, उनके घर में एक तहखाना होता था, उसमें मुझे मेरी टांगों से पकड़ के उल्टा लटका देती थी ये कह के कि ये हमें बहन जी बहुत तंग करती है। और क्योंकि वो पड़ोसन उनकी दोस्त थी और वो उन पे बिलीव करेगी क्योंकि वो एक माँ की बात को सुन रहे हैं, तो मेरी मदर उनको कहती थी ये बहुत तंग करती है। वो मुझे टांगों से पकड़ के उसमें लटका के रखते थे। मैं रोती थी और ये लोग बाहर हंस रहे होते थे। आज से कुछ दिन पहले जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे यही बात याद कराई हंसते हुए, तुझे याद है तू अपनी माँ को बड़ा तंग करती थी, तुझे हम लटकाते थे। जब हंसते हुए उन्होंने ये बात कही तो मेरा दिल फिर से टूट गया। मैं कहा देखिए बचपन की वो बातें आज तक मैं दिल खोल के उनको बता नहीं पाई कि मैं क्या फील करती थी एज अ बच्चा, जबकि मुझे मेरा कसूर भी नहीं पता होता था कि मैंने ऐसा किया क्या है, मेरा कसूर क्या है। छोटी सी उम्र से आपने मुझसे सारे घर के काम करवाए, रोटियां मैंने बेली, कपड़े मैंने धोए, बर्तन मैंने मांजे, पूरे घर का कारभार महज छोटी सी उम्र में इस बच्चे के ऊपर आपने डाल दिया। जब मैं स्कूल जाती थी मेरे हाथों पे आटा लगा होता था। स्कूल में भी टीचर मुझे पीटते थे, मारते थे क्योंकि मेरा स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं होता था, क्योंकि मैं घर के कामों में ही इतनी बिजी रहती थी। घर में रोटियां भी मुझसे बनवाई जाती थी और बाद में ये कह के पीटा जाता था कि रोटी मोटी क्यों बनी है, जबकि किसी ने सिखाई नहीं। दाल में नमक ज्यादा क्यों डाला है, लेकिन क्या किसी ने मुझे यह सिखाया कि उस दाल में नमक डलना कितना है। आटा पतला क्यों गूंदा है, क्या कभी किसी ने मुझे बैठ के सिखाया कि आटा कैसे गूंदना है। सब कुछ मैंने खुद गलतियां कर करके सीखा। मार खाई दिन रात दिन रात दिन रात, माँ से बाप से, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में ही इतने गुस्सा और परेशान थे। वो अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालते, तो उन्होंने सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाली। अब इतना तो समझ आ गया था कि नरक में तो ऑलरेडी हूँ, इस नरक से खुद को निकालना तो खुद ही पड़ेगा क्योंकि कोई साथ देने वाला है नहीं। उस टाइम मन में ठाना कि चाहे छोटा चाहे बड़ा, एक स्टेप तो लूंगी, कुछ ना कुछ तो करूंगी, आगे बढ़ के जरूर दिखाऊंगी। मैंने एक जॉब ढूंढी। लोकली ही एक स्टूडियो खुल रहा था, वहां पे जॉब्स मुझे पता चला कि वो हायर कर रहे हैं। मैं बिना घर पे बताए वहां इंटरव्यू देने गई और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। वहां से आकर मैंने अपने घर पे बताया कि मम्मी मैंने ऐसे ऐसे जॉब अपने लिए ढूंढी है, इतने पैसे मिलेंगे। शायद पैसों के चलते उनको लगा
कि 2300 रुपया महीना हमारे घर में आना शुरू हो जाएगा। उस पैसे को देखते हुए उन्होंने एक छोटी सी हाँ कर दी, लेकिन ये साथ में बोल दिया कि भाई मुझे नहीं पता बाकी घर वाले क्या कहेंगे, लेकिन मैं ठीक है, अगर 2300 रुपये महीना आ रहा है तो ठीक है, जॉब तुम कर लो। तो आई थिंक वो जिंदगी का एक छोटा सा मेरा स्टेप था जिसने मुझे अपने आप को खड़ा करने में मदद की। और वहाँ पे मुझे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, मेरे भाई जो बहुत नशा करते थे आए दिन उस स्टूडियो के बाहर आके खड़े हो जाते थे, मुझसे पैसा मांगते थे शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए, जो मैं नहीं देना चाहती थी और मुझे मना करना पड़ता था, जिसके चलते वो पूरे शहर में मेरा नाम खराब करते थे। मोगा में रह के मुझे ये समझ आ गया था कि यहाँ से अचीव करना मुश्किल है क्योंकि छोटा शहर है। मुझे पता चला कि लुधियाना में एक वैकेंसी कहीं पे खाली है, वहाँ पे मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है। और वहीं पे ही अखबार में मैंने एक दिन आर्टिकल देखा कैबिन क्रू ट्रेनिंग के बारे में। तो मुझे लगा ये कैबिन क्रू होता क्या है, थोड़ा उस पर रिसर्च करना शुरू किया, लोगों से बातचीत करनी शुरू की। फिर मुझे पता चला कि कैबिन क्रू एक जॉब होती है जो एयरलाइंस में क्रू सर्व करते हैं। उसके बारे में थोड़ा समझने के बाद मेरा मन किया कि मैं लुधियाना में जाके उसमें एडमिशन ले लूँ, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं थे। तो मैं पैसे कहाँ से लाती? तो मैंने कुछ महीने जॉब करके मोगा में, उसके बाद मैं चोरी चोरी कभी कभी लुधियाना में भी इनके स्टूडियो में काम करने चली जाती थी, क्योंकि वहाँ पे जाने का और आने का मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिलता था। तो उन सब पैसों को जोड़ के मैंने बिना घर पे बताए ही वहाँ पे एडमिशन ले ली। तो घर वालों को मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैं तो जा रही हूँ, आपने अब जो करना है आप देख लीजिए, आपने मुझे घर से निकालना है, रखना है, मेरा नाम घर से आपने हटाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक बड़ा स्टेप लिया और मैं लुधियाना शिफ्ट हो गई। एज अ पीजी गेस्ट मैंने वहाँ पे अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू की। मैं सुबह से रात तक काम करती थी, खाना खाने के ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। जॉब से जो सैलरी आती थी वो मेरी बहुत सारा पैसा मेरी फीसिस में चला जाता था, और उसके अलावा खाने पे मुझे लगता था कि खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये पैसे मेरे काम आएंगे। और उस चलते मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी लुधियाना में। लेकिन रिकवर होने के बाद मैंने कसम खाई कि ये तो मैंने हासिल करके ही रहना है, कि इस जॉब को मैंने पाना ही पाना है। तो मैंने जितनी भी तैयारी मेरे से हो पाई उससे बढ़ चढ़ के मैंने तैयारी की, और महज 3 महीनों में ही मुझे एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया दिल्ली से। और दिल्ली जाना, कपड़े तैयार करना, जूते कहाँ से आएंगे, मेकअप कहाँ से खरीदूंगी, कुछ नहीं पता, लेकिन पता है कि ये मेरी मंजिल है, इसको मैंने हासिल करना है। अपने मन को पक्का किया, जैसे तैसे लोगों से कपड़े मांग के, जूते मांग के, कुछ खरीदा, कुछ लोगों से उधार मांगा, ले करके मैंने अपनी पूरी तैयारी खींची। ट्रेन पे मैं दिल्ली तक गई, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दी और 8 घंटे मेरा इंटरव्यू चला। हाई इन कॉन्फिडेंस, और एक छोटी सी मुरझाई हुई लड़की थी उन हज़ारों लोगों के बीच में जिनके पास इतना सारा ढेरों एक्सपीरियंस था एयरलाइंस का। कोई कह रहा था उसने सहारा एयरलाइन में काम किया है, कोई कह रहा था उसने किसी एयरलाइन में काम किया है। और जब लोगों ने मुझसे पूछा वहाँ पे बैठे हुए कि तुमने कहाँ पे काम किया है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे पास जवाब इतना था कि बस हाई इन कॉन्फिडेंस और कुछ पाने की जो मेरी इच्छा थी वो बहुत मजबूत थी, जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया कि मेरी सिलेक्शन हो गई। और फाइनली 9 जनवरी को 2005 में मैं अबू धाबी में लैंड कर गई, और मुझे मेरी यूनिफॉर्म कुछ दिनों में मिल गई। 1.5 महीने की तपस्या और ट्रेनिंग के बाद मैंने वो हासिल कर लिया, जिसे हासिल करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की। तो एयरलाइन में सिलेक्शन हो गई, विंग्स मिल गए, लेकिन हो क्या रहा था, पंजाबी हिंदी स्कूल में पढ़ाई की है सारी ज़िंदगी, अंग्रेज़ी तो कभी बोली नहीं थी, सारी की सारी ट्रेनिंग होती थी अंग्रेज़ी में। तो अंग्रेज़ी में जब वो पढ़ाते थे तो मैं समझ ही नहीं आता था कि क्या पढ़ा रहे हैं, और एग्ज़ाम होते थे रोज़। तो घर आती थी जब वापस शाम को ट्रेनिंग ख़त्म करके, तो इतने आंसू बहाती थी, रोती थी, बहुत मुश्किल था, नहीं होगा तेरे से, नहीं होगा। लेकिन मन से एक आवाज़ आती थी, नहीं, तू करने ही आई है, तो अचीव करेगी, तो इसको पास करके दिखाएगी। क्योंकि अगर मैं वहाँ पे फेल हो जाती तो शायद वो मुझे जॉब से कैंसिल करके वापस भेज देते। लेकिन मैंने उस ट्रेनिंग को फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किया, अच्छे मार्क्स में। और जिस दिन मुझे मेरे विंग्स मिले, मेरी यूनिफॉर्म मिली, और जिस दिन मैंने पहली फ्लाइट की, मेरी ज़िंदगी में मुझे लगा कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। अब तो ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। नई नई कंट्रीज़ देख रही थी, नए नए लोगों से मिल रही थी, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी, दुनिया में कहीं जाती थी, अच्छी अच्छी शॉपिंग करती थी। उसी पे सोने पे सुहागा हो गया। कुछ सालों के बाद ही कंपनी ने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये बहुत अच्छा काम करती है, इसका जज्बा बहुत अच्छा है, मेरी फाइल बहुत अच्छी थी। महज 3 सालों में ही मैं कंपनी में सबसे टॉप पोजीशन, जो कि कैबिन मैनेजर पोजीशन है, मैं उस पर भी पहुंच गई। जबकि मेरी खुशी की सीमा नहीं थी। पंजाबी हिंदी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की फ्लाइट की कर्ता धर्ता बन जाए, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी, और आज भी है। लेकिन फिर एक दिन आया जब हम सबके सामने एक और चीज़ आई, जिसका नाम है कोरोना,
जिसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को तहस नहस कर दिया। बहुत सारे परिवार के लोग उनसे बिछड़ गए और मुझसे तो मेरी ज़िंदगी ही छिन गई। मेरी ज़िंदगी थी मेरी वो नौकरी, और मुझे भी लेटर आया कि ममता हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है, कोरोना काल के दौरान फ़्लाइटें नहीं जा रही हैं, तो हम आप लोगों को नहीं रख सकते। उस टाइम ऐसा लगा कि जैसे शरीर से किसी ने मेरी रूह को अंदर से निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। उस टाइम मैं इंडिया में स्टक थी 6 महीने के लिए, एयरपोर्ट बंद था, कहीं नहीं भाग सकती थी, किसी से बात नहीं कर सकती थी, लेकिन इसको भी फेस करना था। कहते हैं ना, सफलता मिलती है, खुशियाँ आती हैं, सब टेम्परेरी होती हैं। कभी ना कभी ज़िंदगी में फिर से आपको उस स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, जिससे मैं उस टाइम पे मुझे लगा कि गुजर रही हूँ। नौकरी अब फिर से चली गई, फिर से आ गई उसी जगह पे जहाँ से शुरुआत की थी। यस, इस टाइम पे थोड़े पैसे थे जेब में, एक रुतबा था, एक नाम था, लेकिन लगा कि जॉब तो चली गई है, लेकिन अभी यहाँ खड़े नहीं होना, अब तुम गिर गई हो, दोबारा से अपने आप को खड़ा करो। तो मुझे लगा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं अपने आप को दोबारा उसी रुतबे पे खड़ा हुआ पाऊं जहां से मैंने स्टेप डाउन किया है अभी कोरोना के चलते। तो मैं पहले यूट्यूबिंग करती थी, मैं यूट्यूबर थी, इन्फ्लुएंसर थी, उसको मैं शौक से करती थी। लोगों को जॉब्स भी मिली मेरे चैनल के थ्रू, लेकिन मैंने इस चीज़ को फिर थोड़ा सा और सीरियस लिया, इसमें और एफर्ट्स डाले। मुझे वीडियोग्राफी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, कुछ कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा, और मैंने 1 मिलियन का टारगेट जो है वो मेरी जॉब होने के बाद हासिल किया, जो मेरी गिरने के बाद की सबसे बड़ी सफलता अगर मैं कहूँ दोबारा से जो मैंने हासिल की वो ये थी। और मैंने अपने आप को दोबारा से इस मुकाम पे खड़ा किया कि आज कितने सारे ब्रांड्स मुझे रोज़ ईमेल करते हैं कि ममता जी, वी वांट टू वर्क विद यू, क्या आप हमारे ब्रांड को प्रमोट करेंगी, क्या आप हमारे लिए ट्रेनिंग करेंगी। तो आज मैंने अगर एक चीज़ को खोया है तो दूसरी चीज़ को पाके भी दिखाया है। आज भी कहीं ना कहीं एयरलाइन वालों को टैग किया जाता है कि कैबिन क्रू इज़ लाइक अ बेडशीट, ये किसी के साथ भी सो जाती हैं, कैबिन क्रू प्रोफेशन अच्छा नहीं है, ये तरह तरह के होटलों में जाके रुकती हैं, तरह तरह के लोगों से मिलती हैं, हमारा नाम बहुत ख़राब किया जाता है। आज मैं खड़ी हूँ आपके सामने अपना सिर ऊपर करके कि ये ममता सचदेवा आज एक बेटी, एक बहू, एक माँ, एक किसी की पत्नी और एक सोशल पर्सन होने का अपना जो फ़र्ज़ है वो खुशी खुशी जो है वो निभा रही है। अपनी लाइफ के रचयिता हम खुद होते हैं, खुद हम अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम खुद पे ही बिलीव नहीं करते तो कोई दूसरा हम पे बिलीव नहीं करता। आपने सुना होगा बहुत लोगों से कि ज़िंदगी में हर सफ़र आपको खुद ही तय करना होता है, तो आज से ही आपने अपना सफ़र जो है वो खुद तय करना है, खुद पे भरोसा रखना है। थैंक यू। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। आज की महिला दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रही है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अब हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर कुछ रोक सकता है तो वो है सही स्किल का ना होना, लेकिन अब जोश के साथ हमें कोई डर नहीं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। अब स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लाखों स्टूडेंट्स के साथ डेली बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, एक सेफ स्मूथ एक्सपीरियंस और जोश के विश्वास के साथ। Every powerful woman has one thing in their heart, and that is Josh. Now you can also become successful by keeping Josh in your heart and in your phone. आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें। जोश टॉक्स अब Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल Spotify पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ Spotify पर।